300 लाइक होने पे हाई नेक्स्ट एपिसोड आएगा। स्माइलिंग फेस। 31 गुस्सा, रोमांस और कटाई। रघुवंशी महल। रात का समय। श्री का कमरा। श्री डिनर करने के बाद उसको सावर लेके सोने की आदत की, इसलिए वे अभी ही सावर लेके एक वाइट कलर के टॉवल में बाथरूम से बाहर आई थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई उसके कमरे में मौजूद है और उसको शिद्दत से देख रहा है। इस बात से अनजान श्री अपने बालों को दूसरे टॉवल से सुखाने में बिजी थी। वही वे कोई और नहीं वेद बाबू थे जो अपनी चेरी को देखने के आए थे, पर उनको क्या पता कि उनको ये सीन देखने को मिलेगा। वे एकटक अपनी चेरी को देख रहे थे और अपने चेरी के बदन का दीदार कर रहे थे और उसमें खोते हुए अपने कम श्री की तरफ बढ़ा दिया। वही श्री उनसे अनजान अपने बालों को सुखाने लगी थी कि उनको अपनी कमर पर किसी के हाथ का और अपने कंधे पर सांसों का एहसास हुआ। ये एहसास होते ही कुछ पल के लिए अपनी जगह जम गई। तभी उनकी कानों ने वेद का कर्कश और मदहोश भरी आवाज सुन दी। वेद मैसेज। वेद सूर्यवंशी, अगर आप ऐसे ही हमारे सामने आए तो हम अपने आप को आपके करीब आने से रोक नहीं पाएंगे। थोड़ा तो रहम करे अपने पति पर, ये बोल के उसके कान के नीचे चुम लिया। वही उसकी बात सुनकर और उसकी हरकत से श्री का जिस्म कांप गई और उसका फेस खून की तरह लाल पड़ गया। उसको वेद के इतने पास अपने से और उसके ऐसे बाहों ने खुद को देख के गुस्से और शर्म के उसका फेस लाल हो गया था। उसने जल्दी से वेद की बाहों से निकल के गुस्से से पलटी और गुस्से से बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने और हमरे इतने करीब आने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपका कोई हक नहीं बनता हमारे करीब आने की, समझे? वही श्री का खुद से दूर करना और ये कहना कि उसका हक नहीं है उसके करीब आने की वेद को गुस्सा दिला दिया। उसने एक झटके में श्री को अपने बेहद करीब कर लिया और बोला, मैं बाता हूँ कि मेरा हक क्या है आप पर। ये बोल के अपने होठों ने श्री के होठों को भर लिया और उसको रुडली किस करने लगा, पर श्री के होठों को छूते ही उसका सारा गुस्सा छू मंत्र हो गया। वे धीरे धीरे शांत हो गया और उसके होठों को प्यार और शिद्दत से चूमने लगा। वही श्री तो पूरी बैक हो गई थी, उसको समझने नहीं आ रहा था कि उसके था क्या हो रहा है कि तभी वेद ने उसके निचले होठों पर बाइट कर लिया, जिससे श्री को होश आया और उसने खुद को संभाला और वेद को खुद से दूर करने लगी। पर वेद की पकड़ काफी मजबूत थी जिससे निकला मुश्किल था। वे वेद की पकड़ से निकले के लिए हर मुमकिन कोशिश कर लिया, पर खुद को उसकी बाहों से नहीं निकाल पाए और उसने अपने पैरों को मोड़ के वेद के पैरों के बीच ने जोर से किक किया। वही वेद एक चिक के साथ श्री से दूर हो गया और बिस्तर पर लेट के कराते हुए बोला, अरे पगल लड़की, तुम्हें फ्यूचर में मां नहीं बनना क्या जो इतनी जोर से किक किया है? अगर ये काम करना बंद कर दिया तो तुम मां कैसे बनोगी? वही वेद की इतनी बेशनी भर बात सुनकर तो श्री का फेस जलने लगा और ने गुस्से से तमतमाते हुए वेद को तकिया उठा कर मारने लगी। और वही वेद उससे बचते हुए हंसते हुए बोला, अरे अरे क्या कर रही हो मिसेज सूर्यवंशी? कोई अपने पति परमेश्वर को मारता है? अरे पाप लगेगा। वही श्री को गुस्से ने थी वे और चिढ़ गई और उसको और जोर से मारते हुए बोली, पति परमेश्वर मायफुट, तुम बेशर्म आदमी, तुम्हारा तो मैं खून कर दूंगी। साला मेरी जिंदगी में आके मेरा जिना हराम कर दिया है, आज मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। उसको मारने लगी। वही बेचारे वेद बाबू तो अपनी बीबी की मां से बात रहा था और अपने आप से ही बोला, साला जहाँ दुनिया मेरे नाम से डरती है वही मेरी ही बीबी मेरी कटाई कर रही है। अगर किसी को पता चला कि दी ग्रेट वेद सूर्यवंशी की कटाई उसकी बीबी ने की है तो क्या इज्जत रह जाएगी? कहते हैं ना, कितना बड़ा शेर की ना हो उसको भी एक दिन सवा शेर मिल ही जाता है, और बीबी के आगे किसी की नहीं चलती तो हमारे वेद बाबू की कहाँ चलागी। जब वेद ने देख कि श्री नहीं रुकने वाली तो उसने श्री से तकिया लेके फेंक दिया और उसकी कमर से थाम के अपने ऊपर खींच लिया। श्री भी खुद को संभाल नहीं पाए और वेद के ऊपर आ गई। वेद उसको अपनी बाहों ने कसते हुए बोला, तो अब मार के दिखाओ, ये बोल के उसको प्यार से देखने लगा। वही वेद खुद को छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर सूर्यवंशी छोड़िए मुझे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उसको घुरने लगी। वही वेद उसकी बात पर वेद मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे कैसे छोड़ दे, हम आपको हमने छोड़ने के लिए नहीं पका है, अब आपको तो इसी तरह जिंदगी भर मेरी बाहों में रहना है और अगले हर जन्म में आपको मेरे ही बाहों में रहना है। वही वेद की बात पर श्री उसको एकटक देखने लगी और सोचने लगी कि जब वे इस बाहों ने रहने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था, तब इस बाहों ने कोई के लिए था, और जब वे इस बाहों ने नहीं रहना चाहती तो ये बाहें सिर्फ उसको अपनी बाहों में रखना चाहती है। ये सोचते हुए उसके आगे उसकी पिछली जिंदगी की यादें चलने लगी, जिससे श्री के चेहरे पर पसीना आने लगा और उसकी सांसें तेज हो गई। 32 पैनिक, केयर और सजा। श्री का कमरा। श्री को सब अपना पिछला जन्म याद उसके आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूमने लगा, जिससे श्री की सांसें तेज हो गई और पैनिक करते हुए वेद को खुद से दूर करने लगी। वही जब वेद ने श्री की ऐसे पैनिक करते देखा तो घबरा गया।
वही श्री उसको खुद से दूर करते हुए पैनिक करते बोली, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। यही बोल के वेद को खुद से दूर कर रही थी। वेद उसको देख के समझ गया कि जरूर श्री को अपनी पिछली जन्म का याद आ रही है। उसने श्री को और कस के अपनी बाहों में भर लिया और उसको शांत करते हुए प्यार से बोला, शुशु कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है बच्चा, शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब ठीक है। ये बोलते हुए वे बार बार श्री के माथा चूम रहा था। वही वेद के इतने प्यार से शांत करने से श्री धीरे धीरे शांत होने लगी और उसकी आंखें भरी होने लगी और वे कुछ ही देर में वेद की बाहों में ही सो गई। जब श्री को शांत होते देखकर वेद एक राहत की सांस लेता है और कुछ देर बाद उसको श्री की गहरी सांसों को सुन के समझ जाता है कि श्री सो गई है। वे धीरे से श्री को खुद से दूर करके उसको बिस्तर पर अच्छे से सुलाकर उसके सिर को प्यार से चूमकर तेज कदमों से श्री के कमरे से निकल जाता है। उसकी आंखों के आगे श्री का ऐसे पैनिक करना बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वे अपने कमरे में आ जाता है और अपना अशर्त निकल के वहीं नीचे फेंक देता है और अपने वार्डरोब के पास जाके उसने से एक बास्क निकाला है और उसको खोलता है जिसमें कुछ इंजेक्शन था और कुछ सिस्ट की छोटे छोटे दवाई थी। वेद उसने से एक सिसई की दवा को उस इंजेक्शन में भरती है और फिर खुद को लगा लेता है। ये कोई आम दवा नहीं थी, ये एक तरह का ड्रग था जिससे लगाने से इंसान के शरीर में असहनीय दर्द होता है और ये खुद को सजा देने के लिए ये सब कर रहा था। उसे लगता था श्री के दर्द के आगे तो उसका ये दर्द तो कुछ भी नहीं है और इस ड्रग का असर 4 घंटे तक रहता है। वहीं वे उस ड्रग को खुद को लगा के उसने अपने हाथों में चमड़े का बैग लेकर खुद को मारने लगा। वही ड्रग को असर भी शुरू हो गया था पर वेद के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। उसको आंखों के आगे तो श्री का पिछला जन्म और खुद को उसको मरना ही चल रहा था। उसने खुद को तब तक खुद को मारा जब तक उसने हिम्मत जवाब नहीं दे दिया। वेद ही गिर पड़ा और फिर भी खुद को संभाल कर बेड के किनारे से अपना सिर ठीका लिया और सीलिंग को देखते हुए बोला, चेरी आपको दर्द देने का मेरी यही सजा है और तुम्हारे दर्द के आगे तो ये कुछ नहीं है और मैंने जो आपके साथ किया उसके लिए तो मुझे सजा मिलनी चाहिए ना। आप मुझे सजा देगी कि नहीं ये मैं नहीं जानता पर उस गुनाह के लिए खुद को जरूर सजा दूंगा और चिंता मत करो, इससे मुझे कुछ नहीं होगा कि मुझे तुम्हारे साथ जो जिना है पर मेरे गुनाह गई सजा तो मिलना जरूर है ताकि मुझसे अपनी गलत का एहसास हो कि मैंने अपनी प्यार पर विश्वास करने और उसको मौत के दहलीज पर खड़ा करने की ये सजा है मेरी। ये बोलते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट थी और हृदय से तड़पते हुए ही रात से सुबह के 3 बज गए पर वेद के आंखों ने जरा भी नींद नहीं थी। अब 4 घंटे हो गए थे और ड्रग का असर भी कम हो गया था। वेद वहां से उठा और बाथरूम में चला गया। फिर आधे घंटे शावर लेने के बाद वे एक लोवर पहन के बाथरूम से निकल और आके सीधे बेड पर आ गई और अपनी आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसकी आंखें लग गई और वेद सो गया। सुबह का समय, श्री की जब आंखें खुली और वे धीरे से बिस्तर पर बैठ गई तभी उसको रात की बातें याद उसकी आंखों के आगे गुम गई, जिसे श्री तुरंत सीधे बैठ गई और अपने आसपास देखने लगी पर उसे अपने अलावा कोई नहीं था, जिसे देख के उसे लगने लगा कि उसने जरूर कोई सपना देखा होगा और वे अपना सिर झटक कर फ्रेश होने चली गई। वहीं नीचे अमरजीत जी और बाकी बड़े बैठकर चाय की चुस्की लेके रहे थे। धीरे धीरे सभी अपने अपने कमरे से आ जाते हैं। वेद भी अपने कमरे से निकल से नीचे आता है पर आते हुए भी उसकी नज़र श्री के कमरे पर थी और श्री के कमरे के बंद गेट को देख के उसको देखने की बेचैनी बढ़ रही थी। उसको श्री को देखना था कि श्री ठीक है ना और नीचे आने के बाद भी उसकी नज़र सीढ़ियों पर ही थी। वही पार्थ जो उसके बगल में बैठा था उसने वेद को ऐसे बेचैनी से किसी का को ढूंढते देखकर उसने वेद के बोला, क्या हुआ वेद, किसे ढूंढ रहा है? उसकी बात पर वेद ने खुद को संभाल कर एक वर्ड ने बोला, किसी को नहीं। वही निशा पार्थ के पास ने ही बैठी थी और उसने भी वेद को ऐसे किसी के ढूंढते देख के समझ गई वेद श्री को ही ढूंढ रहा होगा। ये सोचकर निशा तो गुस्से से भर गई। उसने अपने मन में बोली, नहीं श्री, तुम वेद को मुझसे नहीं छीन सकती। वेद सिर्फ मेरे हैं और उनको पाने के लिए मुझे कुछ भी करने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। और कुछ अपने मन में ही कर ही शैतान मुस्कान उसके फेस पर आ गई। 33 श्री ही असार है। अब तक वेद की नज़रें श्री को ढूंढ रही थी तो वही निशा को वेद का ऐश श्री के लिए बेचैन देख के गुस्से पागल हो रही थी। अब आगे सभी लोग हॉल में बैठ के बातचीत कर रहे थे तो वही वेद की नज़र श्री को तलाश रही थी। तभी श्री उसको सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने आज बिजनेस सुन पहना थी जिसने और उसे उस पर से उसका एलिगेट और उसकी खूबसूरत को 4 चंद लगा रहा था। वही सबकी नज़र श्री पर चलेगी तो वही सघानिया और सूर्यवंशी परिवार हैरान होकर देख रहे थे और सोच रहे थे कि श्री ने बिजनेस सुन की पहना है। श्री तब तक सबके पास आ जाती है और सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। एक सिख सोफे पर बैठ जाती है तो जानकी जी उसको कैफी देती है तो अमरजीत बोले, लाडो आप कहीं जा रही है? जिस पर श्री बोली, जी दादा साहब हम ऑफिस जा रहे हैं, हमारे आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फिर उसने वंश की तरफ देख के बोली, वंश भाई अपने मीटिंग की सारी तैयारी कर लिया है ना? जिसे वंश हड़बड़ा गया कि वंश इस मीटिंग के बारे में तो भूल ही गया था।
उसको ऐसे हड़बड़ाते देख के श्री की आंखें छोटी हो गई। उसने उसको घूरते हुए बोली, आप ऐसे क्यों हड़बड़ रहे हैं, कहीं आप भूल तो नहीं गए थे इस मीटिंग के बारे में। ये बोल के उसको घूरने लगी। वही वंश डर के मारे मरा जा रहा था। उसने श्री को देख के अपना मासूम फेस बना के बोला, लाडो वे मैं इस मीटिंग के बारे में भूल गया था, इस बार अपने भोले भाले भाई को छोड़ दो। वही रघुवंशी परिवार वंश के ऊपर हंस रहे थे कि उन सबको पता था कि आज वंश की वोट लगने वाली है। श्री वंश को घूरते हुए बोली, लगता है कि आपको अफ्रीका वाले ऑफिस भेजना पड़ेगा। कपी की आप कुछ ज्यादा है काम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वही वंश के फेस पर 12 बज गया कि श्री उसको अफ्रीका भेजना चाहती है। वे जल्दी से श्री के पास आके उसको मनाते हुए बोला, नहीं नहीं लाडो, मुझे अफ्रीका नहीं जाना, तुम अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वही उसकी बात पर श्री बोली, ठीक है अगर नहीं जाना चाहते हैं तो आधे घंटे का समय आपके पास, मीटिंग की सारी तैयारी कीजिए। वही श्री के बात सुन के वंश का मुंह रोने जैसा हो गया और श्री वहां से उठकर डाइनिंग एरिया की ओर चल दी और जानकी जी से बोला, माँ सा ब्रेकफास्ट ले गए, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जानकी जी ने हाँ कहा और किचन में चली गई। वही वंश राघव जी की तरफ देख बोला, बड़े पापा हमें अपनी लाडो से बचा लीजिए। तो राघव जी बोले, सॉरी बेटा जी, हम कुछ नहीं कर सकते, और आपको तो पता है ना, लाडो को काम ने कोई गलती करे उसको पसंद नहीं है तो जाए अपना काम कीजिए, वरना अधिकार जाने के लिए तैयार हो जाइए। वही राघव जी की बात पर वंश जल्दी से खड़ा हुआ और वहां से भागते हुए बोला, नहीं मुझे नहीं जाना अनीता, इससे बढ़िया मैं मीटिंग की तैयारी ही कर लेगा। ये बोलते हुए भाग गया। वही सब हंसने लगे। तभी अमरजीत जी बोले, हमारी लाडो आज इसीलिए तो इतनी ऊंचाई पर है, वे अपने काम को पूरे लगन से करती है, इसीलिए तो आज उसने इतना बड़ा पाया अपने दम पर खड़ा किया है। उनकी बात पर रघुवंशी परिवार के फेस पर मुस्कान आ गई। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार असमंजस में रघुवंशी परिवार को देख रहा था कि तभी सत्यजीत जी बोले, अरे हमें भी तो बता यार, हमारी गुड़िया ने कौन सा अपाया बड़ा किया है, हमें तो लगा कि हमारी गुड़िया तो भी अपनी पाई पूरी किया है, तो तू किस अपाया की बात कर रहा है। तो अमरजीत जी बोले, हमारी लाडो तो पढ़ाई करने के साथ उसने अपना खुद का बिजनेस भी चलाती है और आज पूरी दुनिया एसआर से जानती है। वही उनकी बात से सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार हैरान हो गया। उस लोगों में सोचा नहीं था कि जिसे वे लोग एसआर के नाम से जानते हैं, जो बिजनेस की क्वीन कही जाती है, वे कोई और नहीं श्री है। वेद तो श्री की बात ने जानकर कि वही एसआर है, पहले तो हैरान हो गया और कुछ ही पल में उसके फेस पर मुस्कान आ गई। वेद अपने मन में बोला, चेरी आपने सहित कर दिया, आप मेरी ही चेरी हो, किसी लिए तो आप मेरे बराबर चल रही है। जहाँ लोग मुझे बिजनेस किंग हूँ तो आप बिजनेस क्वीन है, और इस बिजनेस किंग की बिजनेस क्वीन हूँ। ये सोचते हुए उसके फेस पर मुस्कान आ गई। वही निशा के तो तन बदन में आग लग गई। ये जानकर कि श्री ही दुनिया की बिजनेस क्वीन है, उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भी लिया, जिसे उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे। वही सब उठ के डाइनिंग एरिया आ गई, अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। वही श्री के पापा की नज़र बार बार श्री पर जा रही थी और वे सोच रहे थे कि अगर श्री उनके पास होती तो वे कितना खुश होते और उनका सिर रगब से ऊंचा करके सबसे कहते कि उनकी बेटी ही बिजनेस क्वीन एसआर है। लेकिन उनकी एक गलत ने अपनी खुद की बेटी इतनी दूर हो गई कि वे उनको खुद का पिता नहीं मानती है। आज राघव जी उसके लिए उसके पिता है, ना कि वह है, ये सोचकर उनकी आंखें भर आई। वही श्री ने अपना ब्रेकफास्ट करके उठते हुए बोली, मासा मैं चलती है। फिर अपने भाई और दोस्त की तरफ देख बोली, क्या आप सब ऑफिस नहीं जाना? तो सब ने जल्दी से हाँ कहकर अपना ब्रेकफास्ट करने अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। वही वेद ने बोला कि उसको भी अपने ऑफिस में काम है, जो ऑफिस उसका राजस्थान में है, उसको वहां जाना है, जिसे सुन के पार्थ भी उसके साथ भी चला जाता है। वही सब अपने ब्रेकफास्ट करके कुछ लोग अपने कमरे में चले जाते हैं तो कुछ लोग अपना काम करने लगते हैं। 34 सिंघानिया, सूर्यवंशी का जाना और वेद श्री का रोमांस। अमरजीत जी, राजीव जी और सत्यजीत जी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राजीव जी बोले, यारा मैं कह रहा था कि पूजा तो हो गई और हम चाहते हैं कि इस बार की दिवाली में अपनी जन्मभूमि से मनाएं, इसलिए हम अपने रियासत प्रतापगढ़ जाएंगे और हम वहीं रहेंगे। तभी वहां अमर जी आते हुए कहते हैं, अमरजीत हाँ कल जी हम भी मूवी के लिए निकल रहे हैं और पूजा तो हो गई, हमें भी मूवी जाना होगा। तो अमरजीत जी बोले, ठीक है आप सब जा सकते हैं, पर जब भी कोई फंक्शन हो तो सबको आना होगा। तभी सभी लोग आ गए। तो श्री बोली, कहाँ जाने की बात हो रही है दादा सा? तो अमरजीत जी, तेरे बड़े दादाजी अपनी रियासत जाना चाहते हैं और अमर बेटा मूवी जाने को बोल रहे हैं। तो श्री ने अपने सिरहाने हिला दिया। वही वेद को जाने की बात सुनकर बेचैनी होने लगी। वे तो अपनी चेरी से दूर जाने की बात से ही बेचैन हो गया था, पर उसको ये जान के कि वे अभी अपने रियासत जा रहे हैं थोड़ा शांत हुआ। अमर मूवी जाता तो वे श्री से मिलने के लिए उसको लंबी सफर तय करनी पड़ती।
वही निशा जाने की बात से उसको खुशी नहीं हो रही थी कि वे श्री को यहाँ इतना खुश रहना उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे अपने मन में बोली, मैं तुमको यहाँ राज करने नहीं दूंगी। अगर आज नहीं तो कल तुम्हारी खुशियाँ छुनकर ही रहोगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार अपनी पैद करने चला गया और श्री अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। वही वेद जो अपने कमरे में जा रहा था, वे अपने कदम श्री के कमरे की तरह बढ़ा दिया। जब वेद श्री के कमरे में आया तो श्री अपने फोन से किसी से बात कर रही थी। वेद ने श्री की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया और उसके पास आके उसको अपनी बाहों में भर लिया। वही किसी के अचानक बाहों में भरने से श्री थोड़ा चौंक गई, पर अपने पास से जानी पहचानी खुशबू से उसको पता चल गया कि यह कौन है जिसने उसको अपनी बाहों में लिया है। उसने अपना फोन कट किया और पीछे गुम गई और वेद को खुद से दूर करके बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, और आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? जाए यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसको गुस्से से घुरने लगी। वही श्री को खुद को यूं दूर करना वेद को पसंद नहीं आया। उसने एक झटक से श्री को खुद के करीब कर लिया और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और उसको गहराई से चुमने लगा। श्री तो फ्रिज हो गई। फिर खुद को संभाल कर उसने वेद को खुद से अलग करने की कोशिश करने लगी, पर वेद की कई ताकत के आगे वे कमजोर पड़ रही थी। वेद ने जब श्री को खुद से खुर करना वेद को और गुस्सा दिला रहा था। अब वे उसको किसके साथ बाइक भी रख रहा था। वही श्री अब उसके ऐस करने से कमजोर पड़ने लगी और अब तो उसकी सांसें भी लेने में तकलीफ हो रही थी। वही वेद को जब लगा कि श्री सांसें नहीं ले पा रही है तो उसने धीरे से उसके होठों को आज़ाद कर दिया। वही श्री अपने सिर वेद के सीने पर रख के गहरी गहरी सांस ले रही थी। वेद उसको शांत करने के लिए उसकी सिर सहलाने लगा। कुछ समय बाद श्री शांत हुई और उसने जब खुद को वेद की बाहों में पाया तो उससे दूर होने लगी, जिसे देख के वेद ने उसकी कमर पकड़ अपनी मजबूत कर लिया और बोला, कोशिश भी मत करना मुझसे दूर जाने की। तुम मुझे खुद से जितना दूर करोगे उतना ही मेरे खुद को करीब पाओगी। वही वेद की बात सुनकर श्री थोड़ा शांत हुई और उसकी आंखों ने देख के बोली, की कर रहे हैं आप, ये मुझसे दूर रहिए। मेरे पास रहने से आपको मेरी नफरत के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, छोड़िए हमें, बोल के खुद को छुड़ाने लगी। तो वेद उसको अपनी बाहों में कसते हुए बोला, तुम्हारी नफरत भी कबूल है हमें, पर तुम अंदरूनी बर्दाश्त नहीं मुझको। और रही बात तुम्हारी नफरत की, तो एक ना एक दिन ये नफरत को भी मैं तुम्हारी मोहब्बत में बदलूंगा। ये वादा है एक पति का अपनी पत्नी से, तो तैयार हो जाए मिसेज वेद सूर्यवंशी मुझसे दोबारा मोहब्बत करने के लिए। ये बोल के उसने श्री के माथा शिद्दत से चुम लिया। वही उसके ऐस चुमने से श्री की उसकी एहसास से बंद हो गई, पर जल्दी ही वे अपने होश में आ गई और उसने अपनी आंखें झट से खोल दिया तो खुद को अकेला पाया कि वेद तो कुछ देर पहले ही चला गया था। श्री अपने कमरे के बंद दरवाजे को देख बोली, ये कभी नहीं होगा और मैं फिर कभी भी अब से दोबारा मोहब्बत नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी जो जाए, पर मैं आपको ना कभी अपने पति होने का हक दूंगी, ना मैं इस शादी को अपनाएगी। बोलते हुए वे वॉशरूम में चली गई। वही श्री के कमरे से वेद को निकलते निशा ने देख लिया था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसका बस चलता तो वे अभी श्री का खून कर देती। वे अपने मन में बोली, श्री मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे वेद के करीब जाने की? वेद सिर्फ मेरे हैं, मैं तुम्हें उसको छीनने नहीं दूंगी। अब तुम देख मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। ही सोचते हुए वे गुस्से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। कुछ समय बाद सब लोग महल के बाहर मौजूद थे और रघुवंशी परिवार ने सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार को विदा किया। जहां सूर्यवंशी परिवार प्रतापगढ़ जा रहा था तो सिंघानिया परिवार में भी कुछ ही देर में दोनों परिवार अपने अपने मंजिल की तरफ चले गए। वही वेद श्री को तब तक देखता रहा जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर उसने अपनी आंखों को बंद करके सिर से टीका लिया। 35 श्री के बदले की शुरुआत। रघुवंशी महल, रात का समय। श्री इस समय अपने सिगरेट रूम में थी। ये सिगरेट रूम ही के एक आलीशान कमरा, एक तरफ मुजिक तो दूसरी तरफ पेटीग और ऐसे कई चीजें वहां मौजूद थी और उस कमरे के सामने ही एक स्विमिंग पूल भी थी। वही स्विमिंग पूल के एक पेटीग थी और उसी के सामने श्री एक रिविलिंग चेयर बैठ के अपनी आंखें बंद करके उस चेयर का आगे पीछे कर रही थी, जिससे उस कुर्सी के हिलने की आवाज उस कमरे में गुंज रही थी, जिससे एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। वही श्री जो कुर्सी पर झुलस रही थी वे एकदम से रुक जाती है और अपनी आंखें खोलते हैं और चल के उस पेटीग के आगे खड़ी हो जाती है। वे पेटीग एक लाल कपड़े से ढकी थी जिसे श्री खींच के उस पेटीग से हटा देती है। अब वे पेटीग श्री के सामने थी। ये पेटीग किसी और की नहीं निशा की थी, जिस पर लाल रंग के मार्कर से क्रॉस का निशा बना था। उसको देख के श्री एक हंसी हंसती है। उसकी हंसी कोई आम हंसी नहीं थी, उसकी हंसी किसी के अंदर तक खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। श्री इस समय के वे मासूम श्री नहीं लग रही थी जो रघुवंशी परिवार के साथ होती है। इस समय श्री एक डेविल क्वीन लग रही थी। श्री हंसते हुए एकदम से शांत हो जाती है, उस पेटीग को गुस्से और नफरत से घूरने लगती है, फिर की साइको की तरह अपने गर्दन पर हाथ फेर
फेरते हुए गोल गोल उस पेटी के चक्कर लगाते हुए बोली, निसा 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 बहुत जली सुकून की जिंदगी, अब तुम्हारे जिंदगी में से चैन सुकून छीनने का समय आ गया। कल से तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत होगी। ये बोल के श्री किसी शैतान की तरह हंसने लगी। सुबह का समय मूवी। आज मूवी की सुबह सबकी एक धमाकेदार न्यूज से हुई और न्यूज थी कि निसा सिंघानिया परिवार की गोद ली गई बेटी है और उसकी वजह से सिंघानिया परिवार की खुद की बेटी को सालों पहले सिंघानिया परिवार से निकाल दिया गया है। वही सिंघानिया मिशन में सब लोग इस समय हॉल में मौजूद थे और वे सभी लोग टीवी पर ये न्यूज देख रहे थे। तभी वहां निसा अपने रूम से भागते हुए आई और अमर जी के पास आके उनके हाथ थाम कर बोली, पापा देखो ना ये सब क्या हो रहा है। सबको मेरे बारे में पता चल गया है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं गोद ली गई बेटी हूँ। प्लीज पापा कुछ कीजिए और ये न्यूज हटाने को बोलिए। वही सिंघानिया परिवार ध्यान निसा की बात से अपने होश में आए और उस सब का ध्यान निसा पर गया। वे लोग निसा को देखने लगे। वही निसा तो ये न्यूज सुन के उसका रो रो के बुरा हाल था। अमर जी निसा की तरफ देख के बिना किसी भाव के बोले, तो इसने गलत क्या है, तुम गोद ली गई बेटी ही हो तो ये सच्चाई अगर दुनिया को पता चल गई तो क्या हो गया, और इससे सच्चाई तो नहीं बदलेगी कि तुम गोद ली गई बेटी हो। वही अमर जी की बात सुनकर निसा हैरान हो गई और उसने अमर जी से रोते हुए बोला, पापा आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना आपकी प्रिंसेस हूँ, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। वही श्री से मिलने के बाद से ही अमर जी को एहसास हो गया था कि उन्होंने अपने खुद को बेट के साथ गलत किया है। गोद ली गई बेटी के लिए अपनी बेटी को नजरअंदाज किया और शायद उसको गलत भी समझा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज उनकी खुद की बेटी उनको अपना पिता नहीं मानती और उनसे दूर हो गई है सिर्फ निसा की वजह से। अमर जी ने गुस्से से निसा के हाथ को झटका और बोले, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, तुम गोद ली गई बेटी हो जिसकी वजह से इस घर की बेटी हम सब दूर हो गई और तुम नहीं हो मेरी प्रिंसेस। मेरी प्रिंसेस मेरी बेटी थी, मेरी श्री थी, ना कि तुम मेरी प्रिंसेस हो। अगर तुम नहीं होती तो शायद ने प्रिंसेस मेरे पास होती, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वही निसा अमर जी के बाद से और रोने लगी और शीतल जी के पास गई और बोली, माँ देखो ना पापा क्या बोल रहे हैं कि मैं गोद ली गई बेटी हूँ, मैं उसकी प्रिंसेस नहीं हूँ, वे श्री उनकी प्रिंसेस है। माँ आप बोलिए ना कि मैं आप सबकी प्रिंसेस हूँ, वे श्री नहीं है। फिर वे शीतल जी से थोड़ा दूर होके बोली, ये सब उस श्री ने किया, उसने ही ये न्यूज लिख किया है कि मैं सिंघानिया की गोद ली गई बेटी हूँ, मैं उसको छोड़गी नहीं, जान से मार दूंगी। वे पागलों की तरह चिल्लाने लगी, आई विल किल यू श्री, आई विल किल यू श्री। तभी उसके एक झनाटेदार थप्पड़ पड़ा। एक पल के लिए उसका सिर घूम गया और उसने देखा कि ये थप्पड़ किसी और ने नहीं शीतल जी ने मारी थी और गुस्से से कांप रही थी। शीतल बस बहुत हो गया तुम्हारा, जिस पर तुम इल्जाम लगा रही हो वे यहाँ मौजूद भी नहीं है और तुम बोल रही हो कि ये सब श्री ने किया है, मेरी बेटी ने किया है। मैंने तुम्हें अपनी खुद की बेटी से ऊपर रखा, उससे ज़्यादा तुम्हें प्यार दिया और आज जब मेरी बेटी यहाँ नहीं है तब भी तुमको लगता है ये सब श्री ने किया है। आखिर उसको इसे मिलेगा क्या जब वे हमें अपना परिवार ही नहीं मानती है। वे तुम्हारे बारे में ऐसा करके उसको हासिल क्या होगा, क्या वे फिर से हमें अपना मानेगी, तो ये सब करके उसको हासिल क्या होगा बोलो। ये कहते हुए वे फपक कर रोने लगी कि उनको आज लग रहा था उन्होंने निसा की वजह से ही उनकी बेटी उनसे दूर हुई है। निसा ने फिर पार्थ की तरफ देखा तो पार्थ भी उस पर ध्यान न देके अपनी मां संभाल रहा था। अमर जी वहां से अपने कमरे में चले गए और पार्थ भी शीतल जी को लेकर उसके कमरे में चला गया। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। वही निसा वहां अकेली खड़ी रही और अपने परिवार को ऐसे जाते देखकर उसके मन में श्री के लिए और भी गुस्सा और नफरत भर। वे अपने कमरे में आके गेट बंद कर दी और कमरे में रखी चीजों को जमीन पर पटक के तोड़ने लगी और पागलों की तरह अपने बालों को नाचते हुए बोली, श्री तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमको ये नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी तुम्हें। बोलते हुए पागलों की तरह हरकत करने लगी। इस समय निसा किसी पागल की कम नहीं लग रही थी। वही राजस्थान ने सूर्यवंशी कॉर्पोरेशन के 18वां फ्लोर पर वेद अपनी ऑफिस के केबिन में अपनी शानदार कुर्सी पर बैठी थी और हाथ में फोन था जिस पर निसा की न्यूज ही चल रही थी। इस समय बैकथरीप इस सुख में काफी हैसम लग रहा था। उस पर उसकी जो मुस्कान इस समय उसके फेस पर थी जिसे वेद काफी डेसिग्र और हैसम लग रही था। अगर कोई लड़की इस समय उसको देख लेती तो मर ही जाती। वेद अपनी उसी मुस्कान के साथ दिलकश अंदाज में कहता है, वेद तो मेरी शेरनी अपने शिकार करने निकल पड़ी है, अब होगा उसके दुश्मन का जिना हराम होगा। तो अब हो गई है मेरी शेरनी के बदले की शुरुआत, जिसने निसा का नामो निशान मिट जाएगा। ये बोलते हुए मुस्कुराने लगा। वही ये न्यूज सूर्यवंशी और रघुवंशी परिवार तक पहुंच गई थी। रघुवंशी महल में ये न्यूज देख के वंश बोलता है, वंश आज उस निसा का तो रो के बुरा हाल हो रहा होगा। वही हाल में सभी मौजूद थे, श्री भी वहां मौजूद थी। वे वंश की बात पर उसके फेस पर मुस्कान आ गई।
वे अपने मन में बोली, निसा सीघानिया ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। जितना दर्द मैंने सहा है उससे कई गुना दर्द मैं तुमको दूंगी। और जिस परिवार के वजह से इतना उड़ रही हो वे परिवार ही तुमसे छिन लगी। सब देखती जाओ। ये सोच के उसके फेस पर शैतान मुस्कान आ गई।